हे एवरीवन, हाउ आर यू? मैं हूं नारायण सर और आज की क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कौशल आगे देखो। आप कल आए थे ना कौशल? कल नहीं आया था ये? आए थे ना। आप में से कोई एक नहीं आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, मेमोरी हायरार्की हो गई थी ना? मेमोरी हायरार्की हो गई थी ना? कुछ क्वेश्चंस हो जाए? बिल्कुल होने चाहिए। चलो ठीक है। नहीं 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 नहीं, ठीक है यहीं पे। अरे बस चुप हो जाओ। हर्ष बताना, अगर मेरा कोई डेटा है जो मेन मेमोरी में है, दूसरा एक डेटा है मेरा मैग्नेटिक डिस्क में, सीपीयू को किस में से डेटा को रिट्रीव करने में ज़्यादा इजी होगा या फिर कम टाइम लगेगा? मेन मेमोरी। वो रीजन बताओ। हाँ, क्यों मेन मेमोरी को कम टाइम लगेगा, क्यों सीपीयू को कम टाइम लगेगा मेन मेमोरी में से एक्सेस करने के लिए डेटा को या इंफॉर्मेशन को इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक डिस्क? बताओ। याद करो, मैंने आपको एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टर्म बताया था कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है देन एक्सेस टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस। याद है? यानी इस साइज बढ़ा, स्पीड कम हो गई। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैग्नेटिक डिस्क है अगर उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो सीपीयू को उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा डेटा को एक्सेस करने में। लेकिन वही मैं बात करूँ मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी में क्या होता है, साइज इसका मीडियम होता है लेकिन इसमें से ईजिली सीपीयू क्या है, चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। वो डायरेक्टली भी नहीं करता है। यहाँ पर कैच मेमोरी का यूज़ होता है, रजिस्टर्स का यूज़ होता है एंड देन सीपीयू, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ मेमोरी। अच्छा, दिव्यांश कल नहीं आया था, ठीक है। मेमोरी पता है बच्चे क्या होता है? बताओ। नहीं, हाँ वो तो ठीक है कि इसमें डेटा स्टोर होता है, लेकिन एक प्रॉपर वे होता है इसको बताने का। डेटा भी कैसे, सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं। सिया बताना, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी यूनिट? हाँ, इसमें जो होता है कि इसमें हमारी 3 टर्म्स आती है, साइज, स्पीड और हमारी एक्यूरेसी टाइम। अब इन दोनों में स्पीड और साइज में जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा साइज होगा, जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी डाटा स्टोर करने की, उतना ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा होना, हाँ, तो उतना ही कम उसको टाइम लगेगा किसी भी चीज़। नहीं, उल्टा बता दिया आपने। उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड हो। अरे यार ये लड़की है। साइज ज़्यादा तो स्पीड कम, हाँ, उतनी तो उसकी कम स्पीड होगी। और अगर हम एक्सेस टाइम के बारे में बात करें तो साइज के साथ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगा, साइज होगा, उतना ही ज़्यादा सीपीयू को उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। समझ में आ गया दिव्यांश क्या है ये, कि अगर आपका साइज इंक्रीज हुआ, अगर साइज इंक्रीज हुआ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर साइज इंक्रीज हुआ तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी कंप्यूटर मेमोरी की इंक्रीज होती है यानी उसकी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सेस टाइम है उसमें उतना ही ज़्यादा लगेगा सीपीयू को। ठीक है, चलो अब देखना इसके टाइप्स ऑफ मेमोरी पे आते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। किसको? टाइप्स ऑफ मेमोरी को कोई कह नहीं,
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा ज़रा यहाँ पे देखना, टाइप्स ऑफ मेमोरी आपकी दो तरह की, प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अच्छा, आपने इसका जो बेसिक है वो सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन अब आप इस चैप्टर में डीपली पढ़ोगे मेमोरीज के बारे में। अच्छा, पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? हाँ, इसके अंदर वो टेम्पररी इंफॉर्मेशन होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली यूज कर रहा होता है किसी भी टास्क को, हाँ किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली इसको यूज करता है, इसमें से चीजों को, ठीक है। और ये नेचर में क्या होती है? वोलेटाइल होती है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? हाँ, समझ में आ गया? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? अगर इफ पावर टर्न्ड ऑफ द डेटा वुड नॉट बी सेव्ड इन योर कंप्यूटर, इट वुड बी लॉस्ट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं, चलो अब देखना जरा इसको भी अगर पढ़ लेते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। मतलब वो मेमोरी जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, ठीक है, वो कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। द प्राइमरी मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड। यानी करेंटली अभी क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन किसमें सेव होगी? आपकी प्राइमरी मेमोरी में सेव होगी। इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। बिल्कुल इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती है। मेन मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। इट मीन्स दैट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट फॉर एवर। अच्छा, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो भी दो तरह की होती है, उस पर बात कर देते हैं। चलो, पहला है हमारा रैम, दूसरा हमारा रोम। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो भी दो तरह की होती है। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रैम क्या है? हाँ, वो तो मुझे ही पता है कि इसकी फुल फॉर्म है। हाँ हाँ, आप ना इसको प्राइमरी मेमोरी की तरह ही इसको डिफाइन कर सकते हो कि इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। और रैम को बेटा हरकतें नहीं, रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रीड एंड राइट मेमोरी का मतलब क्या है? कोई समझाएगा आप में से? थोड़ा बहुत ठीक हो, कोई और एक बार ट्राई करेगा आप में से? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। ट्रांसलेशन नहीं बच्चे, अगर इसको रीड राइट मेमोरी बोला गया है तो यहाँ पर इसका कुछ मतलब है। देखो, रीड का मतलब क्या है? जब आप किसी सॉफ्टवेयर में से कुछ भी चीजें निकालते हो देखने के लिए या प्रिंट करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो? उसमें से चीजें को निकाल रहे हो, है ना? तो वो क्या होगा? रीड करना। बट जब आप खुद से किसी सॉफ्टवेयर में कुछ राइट करते हो, दैट मीन्स आप यू आर गोइंग टू सेव समथिंग, आप कुछ ना कुछ उसमें स्टोर करने जा रहे हो। जैसे आप MS वर्ड में इक्वल्स टू रैंड कमांड करते हो, तो आपने क्या देखा? एक टेक्स्ट आ जाता है जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें शो होने लगता है ना? इक्वल्स टू रैंड कमांड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या हो गया? रीड। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ राइट का, तो अगर आप उसमें कुछ भी राइट कर रहे हो, कुछ भी उसमें एडिट कर रहे हो, उसमें कोई पिक्चर्स में ऐड कर रहे हो या फिर कोई शेप लगा रहे हो, तो अब आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? राइट कर रहे हो। तो ये जो दोनों काम आप कर पा रहे हो, ये किसकी वजह से कर पा रहे हो? रैम की वजह से कर पा रहे हो, ठीक है। दैट्स वाई रैम को ही रीड एंड राइट मेमोरी बोला जाता है। याद करना, अगर रैम नहीं होगी तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा जब तक आप काम कर रहे होते हो किसी भी सॉफ्टवेयर पे, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं होता है। उसको एक जगह चाहिए जहां पर वो एक्टिवली काम कर सके और आपके वर्क को प्रॉपरली होने दे। तो वो कहाँ पे? उसको एक जगह तो चाहिए, तो वो जगह कहाँ होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में होती है, ठीक है। अच्छा, जो आपकी रैम है वो भी, अच्छा रैम भी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। जो रैम है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। जो डी रैम की फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक रैम। एक मिनट, थोड़ा पानी ले लूं।
देखना, अच्छा इधर देखो, जो रैम है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक है डी रैम, एक है एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम और एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे हो क्या? बाद में लिख लेना, वरना मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ। चलो मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ, मार कर लेके आया। क्या कह रहे हो? मैं वहाँ समझाने जा रहा हूँ। नहीं, हाँ तो उतना चलता है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं ना, पूरा दिन यूज़ होता है वो। एक दिन में ना इसमें मैं इंक कम से कम 3 बार डालता हूँ। इसमें उसको फिल करने के लिए एक बार में डिब्बी जाएगी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इतनी सी डिब्बी आराम से चलेगी 15 दिन। 15 दिन चलती है, नहीं 15 दिन चल जाती है, महीना तो नहीं बोलूँगा लेकिन कम से कम 15 दिन चल जाती है। अब देखो यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम, इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक रैम की। देखना, जो डायनेमिक रैम होती है वो ट्रांजिस्टर्स प्लस में कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनी होती है। अच्छा, आप बाद में लिखोगे, पहले अगर सुनोगे, ठीक है। जो डायनेमिक रैम है वो कैपेसिटर्स और प्लस में ट्रांजिस्टर दोनों से मिलकर बनी होती है। अच्छा, कैपेसिटर का क्या काम होता है पता है किसी को? कैपेसिटर्स का क्या काम होता है? अभी ना मैं इसमें एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि डी रैम को रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। डी रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। वो रिफ्रेश नहीं कह रहा हूँ, वो रिफ्रेश मैं नहीं कह रहा हूँ। जो डी रैम होता है अगर हम उसको रिफ्रेश ना करें तो जो उसमें डेटा है वो लंबे टाइम तक सेव नहीं रह पाएगा। अब वो क्यों? लेकिन वो फिर भी सेव हो जाता है। क्यों? क्यों? वो तो सुनो तो, क्योंकि उसको रिफ्रेश किया जाता है। अच्छा, अभी मेरा इससे पहले क्वेश्चन था कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर करता क्या है, मेन काम ये बताओ। हाँ, वो तो कैपेसिटी, किस चीज़ की कैपेसिटी? स्टोर करने की। क्या? अरे बुद्धू, नहीं, 10th तक तो तुम लोगों ने साइंस पढ़ी होगी। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओगे। हाँ, नहीं, कैपेसिटी नहीं, ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर का काम ही है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। लेकिन डी रैम में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जो डी रैम है वो कैपेसिटर प्लस में ट्रांजिस्टर दोनों से मिलकर बनी होती है।
राइट। अब इसमें क्या होता है, अगर, लेकिन इसमें एक बात है, जो कैपेसिटर है वो लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके नहीं रख सकता है। अगर मतलब ये हो कि इसको हम रिफ्रेश ना करें, अच्छा हम नहीं करते हैं रिफ्रेश भी कोई और करता है, पहले अगर इसको सुन लेना। जो डीरैम है उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सके। सो दैट्स वाई अगर वो होल्ड करके नहीं रखेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी वो धीरे धीरे लीक होती रहेगी, तो जो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो उसमें से लॉस्ट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ना हो इसके लिए डीरैम को रिफ्रेश किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? एक पार्ट होता है मेमोरी कंट्रोलर। एक पार्ट होता है मेमोरी कंट्रोलर। जो मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है? डीरैम को रिफ्रेश कर देता है। अच्छा, अब ये कहां होता है? अगर मैं अच्छा, जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनमें तो ये सीपीयू के इनबिल्ट ही होता है, इनबिल्ट रहता है ये सीपीयू में। लेकिन अगर मैं पुराने कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो उनमें क्या था? मदरबोर्ड पर ही इसको अलग से इंटीग्रेटेड किया जाता था। ठीक है, अटैच किया जाता था इसको अलग से ही। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में क्या है? सीपीयू में ही इसको इनबिल्ट कर दिया गया है। तो ये क्या करता है? इसको डीरैम को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, अच्छा, इसका मेन काम क्या है? आपके सीपीयू और रैम के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होता है, याद रखना, रैम और सीपीयू के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होता है ये उसको अलाउ करता है। कौन? मेमोरी कंट्रोलर करता है। ठीक है, अच्छा, मेमोरी कंट्रोलर वो तो है, लेकिन इनके बीच में भी मैंने क्या बोला? रैम एंड सीपीयू, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन करवाता है? मेमोरी कंट्रोलर करवाता है। ऑब्वियसली अगर ये रिफ्रेश करा, जरा सोचो, अगर ये रिफ्रेश ना करे तो क्या इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सीपीयू एक्सेस कर पाएगा? नहीं ना। तो ये अलाउ करवा रहा है ना, समझे? ये अलाउ कर रहा है रिफ्रेश करके। ऐसे समझो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे, हाँ, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, आपको पता ही है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है अगर उसको हम बंद कर देते हैं, मान लो पावर ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है? चीज़ें उसमें से रिमूव हो जाती हैं, है ना। तो इसको रिफ्रेश किया जाता है किसके द्वारा? मेमोरी कंट्रोलर के जरिए, ताकि अगर ये चालू भी है तो तब भी ये रिफ्रेश होता रहता है, तब भी इसको रिफ्रेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो कैपेसिटर्स होते हैं वो लंबे टाइम तक जो बिजली होती है, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो, उसको स्टोर करके नहीं रख सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई किसका यूज होता है? मेमोरी कंट्रोलर का। अब समझ में आ रहा है? कुल मिला के ये रिचार्ज कर देता है, ऐसे समझो, ये रिचार्ज करके उसको रिफ्रेश कर देता है। क्लियर? रिचार्ज करके उसको रिफ्रेश कर देता है। अब समझ में आ रहा है? जैसे इसने रिचार्ज करा ये रिफ्रेश हो गया। अगर मैं इसके कोई एग्जांपल कर यहाँ पे दूं तो देखना, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, क्या चीज? डीरैम। इसी को देखो, एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे रखी होगी रैम, रखी नहीं थी यार, यहाँ पे थी तो, हाँ देखता हूँ। वो जो स्टिक होती है ना, स्टिक, उसी को डीरैम बोलते हैं। रैम स्टिक जो होती है, जो सिस्टम में होती है, वही क्या है? आपकी डीरैम है। रैम, हाँ वही है, डीरैम को ही हम रैम बोलते हैं। मेन वही है, जो डीरैम है वही रैम है, वो जो स्टिक होती है वही क्या है? डीरैम है। हाँ ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा वाई। जब हम करेंगे ना, जब हम डीरैम को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे? एसरैम पढ़ेंगे, देन आपको अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी। उसी रैम स्टिक को ही हम क्या बोलते हैं? डीरैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? किसी को पता है DDR की फुल फॉर्म क्या है? DDR बताओ। DDR, वाह, डॉक्टर ड्राइवर, वाह। क्या किया जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। DDR की जो फुल फॉर्म है,
वो है डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट। तो ये सभी क्या हैं, आपके DRAM के एग्जाम्पल हैं। अच्छा नहीं नहीं, फाइल के नाम नहीं है, ये आपके रैम के नेम है प्रॉपरली। नहीं नहीं, ये रैम के नेम है। जैसे अगर मैं इसमें भी दिखाऊं आपको, देखो इसमें कौन सी रैम है, दिखाता हूं। इसमें भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, DDR3 है, दिख रहा है, इसमें DDR3 है, ठीक है। अरे बेटा अब आगे से कैमरामैन मत बनना, ठीक है। आई नो कैमरामैन नेवर डाइज बट वन डे डाइज। बेटा ऐसी हरकतें करो तो कैमरामैन भी नहीं बचेगा। अच्छा फिर से कमेंट, दूर बैठे हुए हो फिर भी। अब देखना यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा अब जो हमारे फ़ोन में जो रैम होती है वो कौन सी, अच्छा कंप्यूटर में कौन सी है, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। आप जितने ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन पे जाते हो वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर मैं बात करूँ DDR5 में अगर आप 16 GB की रैम देखोगे तो जो उसका प्राइस है वो 16 GB DDR2 से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, एक है DDR2, DDR5, ये भी 16 GB है, ये भी 16 GB है, किसका प्राइस ज़्यादा होगा? ये भी 16 GB है, ये भी 16 GB है, तो फास्ट कौन होगा? DDR5 ऑब्वियसली, ठीक है, DDR5 ज़्यादा फास्ट होगा। फोन में तो LPDDR होता है। हाँ फ़ोन में LPDDR होता है, आपको कैसे पता? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोला है, इन्होंने बोला है LPDDR। अरे एक मिनट, वो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, फुल फॉर्म बता दो LPDDR। बताओ LPDDR की फुल फॉर्म बताओ। किसी और को पता है आप में से? बेटा फोन में ले लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फोन आया तो ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है लो पावर DDR। फोन में कौन सी रैम है? लो पावर डबल डेटा रेट। डाटा नहीं पढ़ते, उसको डेटा बोलते हैं। अब कई बार डाटा डाटा बोलते हैं, मेरे को अजीब लगता है सुन। नहीं, डाटा नहीं बोलते हैं, वो आप लोग गलत इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, इसको डेटा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर वही नहीं अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारो। किसको? TH को। समटाइम्स डी भी बोलते हैं, समटाइम्स दा भी बोलते हैं। मैं बताता हूं, इसको दी भी पढ़ते हैं, इसको दा भी पढ़ते हैं। इसकी कंडीशन होती है, कुछ इसमें या तो वोवल्स या फिर अपने जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको लेके इसमें कंडीशन है कि अगर वोवल्स होगा तो या तो उसको दी पढ़ेंगे और अगर कॉन्सोनेंट है तो उसको दा पढ़ेंगे। अगर वोवल्स होंगे तो उसको दी पढ़ेंगे और अगर मान लो कॉन्सोनेंट से पहले दा है तो उसको दा पढ़ेंगे। उसमें साइलेंट है। अरे साइलेंट तो है, वो तो मेरे को पता है, दी पढ़ेंगे ता पढ़ेंगे। डी ऑनेस्ट। चलिए छोड़ो, मेरा सी को सॉल्व करना पड़ता है। हाँ ये अच्छा किया आपने। शिट, मैं अपना फ़ोन भूल गया घर पे, दूसरा वाला। कोई नहीं, इसको नहीं, मेरे पास एक और फ़ोन है, वो मैं भूल गया। खैर छोड़ो, अरे ये इंग्लिश की क्लास नहीं है अभी, छोड़ो। इसको डेटा पढ़ते हैं, समझ में आ गया?
किस चीज़ का, किस चीज़ का? सी को मतलब सा भी बोलते हैं और का भी बोलते हैं, क्यों? दोनों ही है। इधर सुनो, रीजन है इसके पीछे। इसमें ना कुछ लेटर्स होते हैं, अगर सी के बाद कोई वोवल आ रहा है, कोई भी वोवल आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम उसको का पढ़ते हैं, और सी के बाद अगर मैक्सिमम टाइम इसको का पढ़ते हैं। लेकिन जब ये पहले आ जाता है, जैसे सी ई ए एस ई, सीज मतलब फिनिश करना, ठीक है, तो सीज में क्या होता है, यहाँ पर सी को सा पढ़ा गया है, ठीक है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें सी को का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं। अगर प्रॉपरली जानना है तो मेरे को, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। सर कैट मतलब KAT लिखना चाहिए ना, जैसे काइट को लिखते भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक है। सर ये सी के भी ट्रांसफर एक मिनट, अरे इंग्लिश को साइड करते हैं अभी के लिए, ठीक है। बस इतना समझ लो कि उसको डाटा नहीं पढ़ते, उसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। उसको डेटा, हाँ। कई बार ना वो कुछ लोग होते हैं, जैसे आपको पता है, जो देसी लोग होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, स्पेशल को स्पेशल, सुना है और नहीं, स्कॉर्पियो को क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो, हाँ स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये थोड़ा देसी टंग है, आई नो, वो टच आ जाता है, वो लैंग्वेज ही ऐसी है, मैं वही कह रहा हूँ। तो आप लोग तो कम से कम सुधारो उस चीज को, आप लोग तो उस चीज को सुधारो। अच्छा, अब एक मिनट, बस करो। अब देखना, फोन में क्या है, लो पावर DDR, और सिस्टम में क्या है हमारे, DDR। अब जरा सोचो कि क्या डिफरेंस हो गया यहाँ पर, क्या डिफरेंस हो गया कि फोन में DDR2 को क्यों नहीं डाला, DDR5 को क्यों नहीं डाला? हाँ बोलो। कंप्यूटर के अंदर तो सीधा ये प्रोसेसर उसमें नहीं घुस रहे ना। बोलो, साइज की भी तो दिक्कत होती है, कैपेसिटी का। ठीक है, mAh की बैटरी होती है, इसके अंदर तो पता नहीं वो। बिल्कुल ठीक हो, मैं, आप ठीक हो। अरे एक मिनट, आप भी ठीक हो और आप भी ठीक हो, क्यों? अब ऐसे समझो, देखो, सिस्टम में जो DDR होती हैं आपकी, जो आपकी ये DRAM होती है, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। इनका जो पावर कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, सो दैट्स वाई ये उतनी सप्लाई कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फ़ोन में क्या है, अब आपके फ़ोन की बैटरी कितने टाइम चल जाती है, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, इतनी तो आराम से चलती है ना। लेकिन वही अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये तुरंत बंद हो जाएगा, सर वही पूछना है ना। मतलब फोन और लैपटॉप को चार्ज करें तो वो चल जाता है बिना इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, बट ऐसे लैपटॉप्स में इसमें भी होता है नेक्स्ट, क्योंकि इनमें बैटरी नहीं होती है, अगर बैटरी को अलग से फिट करवा दें देन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे ऐसे समझो ना, इधर सुनो मैं बताता हूँ, आपने क्या है वो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, क्या नाम है इसका, अरे वो करते अलग से जोड़ देते हैं पावर सप्लाई, अरे यार वो क्या है जिससे हम अलग से पावर दे देते हैं डेस्कटॉप को, यूपीएस मेरे मुंह पे आ रहा था, मैंने बोला भी है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई यूनिट। जो यूपीएस होता है, जब हम इसको अलग से ऐड कर देते तो फिर क्या होता है, अगर इन बिटवीन मान लो हम यूज़ कर रहे हैं, इतना बैकअप होता है कि हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम चीज़ों को सेव कर सकते हैं सिक्योरली। एक 15 मिनट है, इतना तो है। अगर मान लो आपने वो सेव नहीं किया है और अगर मान लो लाइट चली गई तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको सेव कर लोगे। गुड मॉर्निंग। काम तो यही होता है कि लाइट जाने के बाद सेव करें। हाँ, सेव कर लो, उसका मेन काम यही होता है। ऐसा थोड़ी कि लाइट गई फिर भी आप 2 घंटे यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फ़ोन कर सकता है। अच्छा, फ़ोन आपका 4 घंटे 5 घंटे, इधर देखो बेटा, फ़ोन आपका 4 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे आप यूज़ कर पा रहे हो। वाई? क्योंकि इसमें जो रैम होती है वो कौन सी है, लो पावर DDR, जो कि पावर कंजम्पशन कम करती है। इसीलिए जो आपकी बैटरी आराम से 6 से 7 घंटे चलती है और आप अपने फ़ोन को लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखना, अच्छा चलो एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं।
पता नहीं। देखना रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इट इज ऑल्सो, बेटा फोन बंद करो, यहां पर देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज ऑल्सो नॉन एज रीड राइट मेमोरी, ठीक है, दैट अलाउज सीपीयू टू रीड एज वेल एज राइट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इट, ठीक है। क्या था ये? आपके फोन में हो रहा है। मेरे फोन में हुआ है, प्रॉपरली काम कर रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा अब देखना यहाँ पर रैम इज यूज्ड फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब देखना इसके जो टाइप है डी रैम, रैम, अच्छा डी रैम, इट इज मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स वेयर ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कॉन्टिन्यूअली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। डी रैम इज स्लोअर, अच्छा जो डी रैम होती है वो स्लोअर होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, बिल्कुल ठीक है, ऑक्यूपाई लेस स्पेस। जाहिर सी बात है जो आपका मदरबोर्ड होता है उस पर जो डी रैम होती है, जो आपकी रैम स्टिक होती है, वो कितना स्पेस अपना ऑक्यूपाई करती है, ऐसे समझो। जैसे देखना मान लो ये आपका मदरबोर्ड है इतना बड़ा, मदरबोर्ड पे इतनी सी बस इतना सा स्टोरेज यहाँ पे, सॉरी इतना सा स्पेस जो यहाँ पे ऑक्यूपाई करती है। मैं एक बार लेके आता हूँ, एक मिनट, देखो ये रहा मदरबोर्ड, यहाँ पे रैम को अटैच किया जाता है ना, यहाँ पे किया जाता है। अब देखना कितना यहाँ पे स्पेस जा रहा है, कम ही है, ज़्यादा तो नहीं है ना। जैसे ये देखो कितना स्पेस ले रहा है आपका सीपीयू फैन, लेकिन वहीं इसको देखो तो ये लेस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है आपके मदरबोर्ड पर, ठीक है। उनकी क्लास होगी, मैं दिखा दूंगा आपको उनको। अच्छा और क्या है, खत्म। नहीं जरूरी है ताकि फास्ट चलता रहे, जरूरी होता है, आप भी किया करो। नहीं अरे कोई नहीं, बेइज्जती क्या है, बेइज्जती क्या है, वो जरूरी है, हर कोई करेगा। आप भी अगर कभी सिस्टम लोगे तो आप भी इसको रिफ्रेश करोगे कई बार। हाँ उससे मेरे को पता है, उससे भी होता है, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे करता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, अब इंसर्ट टैब आप सभी का हो चुका है ना, इंसर्ट टैब हो गया है, पेज लेआउट पे थे। अच्छा आप ना चेयर मोड़ लो, आप भी देखना, ठीक है, चेयर मोड़ लो, आप भी देखना, हाँ ठीक है। मार्जिन हो गया था, मार्जिन क्या होता है पता चल गया है। एक बार ज़रा दोबारा, बस ज़्यादा नहीं, 1 मिनट ये लेगा। देखना मार्जिन क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ। जरा देखना ये क्या है, ये जो ये वाला स्पेस होता है अलग से, जहाँ तक आपका जो टेक्स्ट है वो रिटर्न हुआ है, उसके अलावा जो अलग से चारों जो ये इतना गैप देख रहे हो ना आप, ये क्या होता है, पेज मार्जिन होता है, जो कि आपका टॉप में भी होता है, राइट में भी होता है, लेफ्ट में भी होता है और बॉटम में भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका पेज मार्जिन। और याद रखना पेज मार्जिन में आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, पेज मार्जिन में कभी कोई राइट नहीं कर सकता है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वही अगर इसको 0 कर दे तो राइट कर सकते हैं, उसको 0 कर देंगे तो क्या वो पेज मार्जिन होगा, वही बात है ना। अच्छा फिर अगला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है। मैं यहाँ पे पहले एक नोटबुक ले लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आपके डॉक्यूमेंट का पेज है, ओरिएंटेशन 2 तरह की है, पहली है पोर्ट्रेट, दूसरी है लैंडस्केप, ठीक है। अगर आपका पेज वर्टिकल है इस तरीके से तो ये क्या है,
पोर्ट्रेट है। और अगर आपका पेज हॉरिजॉन्टल है कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है, लैंडस्केप है। समझ में आ रहा है? अब एक बार यहाँ पे देखना, पोर्ट्रेट, जरा देखना, ये हमारा पेज है। अब देखना, मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाता हूँ। ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। अभी किस पे है ये, पोर्ट्रेट पे, मैं इसको कर रहा हूँ लैंडस्केप पे। देखा आपने क्या हुआ यहाँ पे, जो पेज पहले वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है। दोबारा इसको चेंज करता हूँ, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो जैसे का तैसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी मतलब यूँ उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो टेक्स्ट है वो पेज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे देखना, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो देखो, अभी ये सीधा ही तो लिखा है ना, ऐसा तो नहीं कि इस साइड है। अभी देखना, ये रोटेट नहीं है ना, ये होगा। जैसे ही मैं इसकी जो ओरिएंटेशन है लैंडस्केप करूँगा तो भी क्या हुआ यहाँ पर, तो भी ये सीधा ही लिखा हुआ है, ये रोटेट नहीं हुआ है। वापस मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। अच्छा, फिर आपका साइज देखना, आपके हैं यहाँ से नेम होते हैं आपके, लेटर, टैबलॉइड, लीगल स्टेटमेंट, हाँ पेज के साइज, एग्जीक्यूटिव, A3, A4। अच्छा, जो मार्केट में जो होता है वो कौन सा है, 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन होती है, किसकी, A4 की। नहीं, हाँ वो मेरे को याद नहीं होगा, हो सकता है, बट वे लमसम तो इक्वल ही था, ठीक है। तो जो पेज की जो ओरिएंटेशन है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। नहीं, चेंज कर सकते हैं हम इसमें, हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मार्केट में कौन से पेज ज़्यादातर होते हैं, A4 ही होते हैं। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपनी बुक हो गया, कोई PDF अगर हम क्रिएट करें तो हम क्या करते हैं, पहले पेज के साइज को A4 पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि जब भी आप इसको A4 पे क्लिक करोगे एंड देन आप इसको प्रिंट करवाने के लिए जाओगे तो जो कंटेंट है वो सेम टू सेम उस पर पूरा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बाहर चला गया, फिर कुछ एक्स्ट्रा अंदर आ गया, कहीं पर स्पेस ज़्यादा हो गया, कहीं पर स्पेस कम हो गया, ऐसा नहीं होगा अगर आप A4 साइज को करोगे। बट मान लो आपने A4 साइज कर दिया, लेकिन दुकानदार के पास जो पेज है वो कौन सा है, टैबलॉइड है या लीगल है, इनमें से मान लो, तो क्या होगा, जो आपने लिखा है वो पूरी तरीके से उसमें नहीं आएगा, या तो वो साइज छोटा हो जाएगा, कुल मिला के वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने बनाया है। लेकिन अगर आप A4 कर दोगे, मतलब A4 पे अगर आप उसको प्रिंट करो तो क्या होगा, हूबहू वैसा ही उस पर प्रिंट हो जाएगा जैसा आपने PDF क्रिएट किया है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या है, लेटर, ये है आपका नॉर्मल 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर, ये आपका इसकी डायमेंशन है। हाँ हो सकता है, A3 तो बड़ा होता है, देखो ये A3 है, ये A3 है। अब देखना मैं यहाँ पे लेता हूँ, A3 ले रहा हूँ, ये A3 है, देखो ये A3 है। क्या हुआ, ये नहीं, वो और ये सेम ही है, वो और ये सेम ही है। बस आपको पता है क्या है, अगर आप A3 को प्रिंट करोगे ना, इस पे A3 पेज पे अगर इसको आप प्रिंट करो तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये ठीक है। A3 पेज आपका बड़ा होता है, A4 छोटा होता है, देखो ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये देखना एक वजह, इसकी डायमेंशन देखो, ऐसे ही पता चल जाएगा। A3 की डायमेंशन क्या है, 29.7 सेंटीमीटर क्या है इसका विड्थ है, और लेंथ कितनी है 42 सेंटीमीटर, यानी इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये जो है ये 42 सेंटीमीटर है और ये कितना है 29.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका A3 का साइज है, और A4 का क्या है 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर है। चलो बताओगे नोट्स किस किसने बना लिए अभी तक में 3rd चैप्टर के। हाँ आपसे इसीलिए तो मैंने बोला नहीं अभी। राधे राधे कमेंट होनी, ठीक है
खुद से मतलब रखना सीखो, बना लेना, ठीक है। टाइम ये मत बोलो टाइम नहीं है। ठीक है, समझ में आया आज की क्लास में क्या है आपको? आपको कौशल समझ में आ गया है ना? ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल, ठीक है। विकास अंदर आ जाओ। अच्छा एक मिनट यार, वीडियो को एक बार ख़त्म कर दूं। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर मेमोरी का सेकंड पार्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। ओके बाय।